दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में कि जो टॉप 1000 एमसीक्यू का सीरीज हम लोग चला रहे थे कंप्यूटर का, उसी टॉपिक के तहत हम लोग इसमें शामिल किए हैं बीएसपीएसएल का प्रीवियस ईयर का पेपर। ओके, मेनली दो जो पेपर हुआ है उससे हमने क्वेश्चन लिया है इसमें। एक जो है असिस्टेंट ऑपरेटर स्विच बोर्ड ऑपरेटर जूनियर लाइनमैन और टेक्नीशियन ग्रेड का एग्जामिनेशन हुआ था 4 नवंबर 2018 को, बैच 1 का पेपर। और दूसरा जेई इलेक्ट्रिकल का एग्जामिनेशन हुआ था 31 जनवरी 2019 को, बैच 2 का पेपर। इन दो पेपरों से हमने इसमें क्वेश्चन जो है लिया है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि एक्सेल में किसी दिए गए इनपुट फंक्शन के लिए केवल कितने आउटपुट होते हैं। यहाँ पे इफ फंक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, इफ फंक्शन के लिए कितने आउटपुट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इफ फंक्शन को यूज क्यों किया जाता है। इफ फंक्शन का यूज किया जाता है सही अथवा गलत के लिए, पास के लिए या फिर फेल के लिए, या फिर हाँ के लिए या फिर नहीं के लिए। कहने का मतलब इफ शब्द का मतलब ही होता है यदि या फिर अथवा। तो ये क्या हाँ यूज होता है, ये वैसे जगह पे यूज होता है जहाँ पे दो वैल्यूज जो है प्रोवाइड कराना हो। या तो आपको बताया जाए यदि सही है या फिर यदि गलत है, यदि पास है या यदि फेल है, यदि हाँ है यदि नहीं है। कहने का मतलब है कि इनपुट फंक्शन हमेशा दो वैल्यूज पे काम करता है। कैसे काम करता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। बाकी इसका मतलब ये समझिए कि इफ फंक्शन हमेशा दो आउटपुट आपको देता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे। इफ फंक्शन के बारे में यहाँ पे हमने जानकारी दे दिया है कि ये जो है लॉजिकल टेस्ट जो परफॉर्म करता है और ये दी गई जानकारी के आधार पर ये खोजता है कि वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि हमारे पास एक्सेल शीट में A1 में एक संख्या है और हम यह जांचना चाहते हैं यदि वह संख्या 50 से अधिक है या फिर नहीं। इसके लिए हम निम्नलिखित फंक्शन का यूज करेंगे। ये इफ फंक्शन का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। किसी वैल्यू मान लीजिए A1 सेल में ये जांचना है कि 50 से वो वैल्यू ज्यादा है या फिर कम है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, ये फंक्शन लगाइए इज इक्वल टू इफ A1 ग्रेटर देन 50 पास और फेल। ये कंडीशन लगाइएगा तो यहाँ पे दो वैल्यू आपको मिलेगा। पास दिखाएगा अगर वैल्यू सही है और फेल दिखाएगा अगर वैल्यू जो है गलत है, मतलब फॉल्स है। यहाँ पे देखिए यदि A1 में 75 है तो क्या हो गया, ये 50 से ज्यादा हो गया तो ये पास आपको दिखाएगा। A1 में जो है वैल्यू 30 है मतलब 50 से कम है तो ये आपको फेल दिखाएगा। इस प्रकार से कंडीशन के आधार पर ये फंक्शन केवल दो आउटपुट देता है, या तो पास देगा या फेल देगा, या हाँ देगा या फिर नहीं देगा, या सही देगा या गलत देगा। जब भी देगा दो वैल्यू आपको देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होने पर एनालॉग डाटा सिग्नल को डिजिटल डेटा में निम्न में से कौन रूपांतरित करता है। कहने का मतलब एनालॉग से डिजिटल में कौन जो है कन्वर्ट करता है। एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम डीमॉड्यूलेटर का है। वैसे ही अगर डिजिटल से एनालॉग में बोले तो किसका हो जाएगा, मॉड्यूलेटर का काम हो जाएगा। ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा है, ध्यान दीजिएगा इसको। डीमॉड्यूलेटर का काम है एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में काम है मॉड्यूलेटर का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए डीमॉड्यूलेटर का कार्य एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करना होता है ताकि कंप्यूटर इन सिग्नल को समझ सके और प्रोसेस कर सके। दूसरा यहाँ पे मॉड्यूलेटर है, इसका कार्य इसके विपरीत होता है, अर्थात यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में रूपांतरित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म या साइट से आपका क्या अभिप्राय है जो हित हो, गतिविधि हो, पृष्ठभूमि या वास्तविक जीवन संयोजन का साझा करने वाले लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रित होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सोशल नेटवर्किंग सर्विस। मतलब जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं या फिर एप्लीकेशन होते हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोशल नेटवर्किंग सर्विस। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सोशल नेटवर्किंग सर्विस जो लोगों को आपस में जोड़ने और उनके बीच सामाजिक संबंधों को बढ़ाने में मदद करता है। और ये सेवाएं लोगों को आपस में बातचीत करने, जो है सामग्री साझा करने में, जैसे कि फोटो, वीडियोज या फिर ऑडियोज, और एक दूसरे के साथ विभिन्न तरीकों से संवाद करने यानी कम्युनिकेट स्थापित करने में सुविधा प्रदान करती है।
अगला ऑप्शन में है यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR क्या होता है? तो कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी है, इसका ऑनलाइन सामाजिक नेटवर्किंग सेवाओं से संबंध नहीं है। अगला ऑप्शन में है डाटा कम्युनिकेशन सर्विस, डेटा के ट्रांसमिशन से संबंधित सेवाएं हैं और इसका सामाजिक नेटवर्किंग से सीधे संबंध नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर 4 में है कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये क्या होता है? तो कंप्यूटरों और अन्य डिवाइसों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया है, एक दूसरे के साथ ऐड करने की प्रक्रिया है, जो इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संकेताक्षर लेख को साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है? मतलब साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कौन कन्वर्ट करता है, या फिर कोडेड लैंग्वेज जो होते हैं, कोडेड जो लैंग्वेज है उसको प्लेन टेक्स्ट में, नॉर्मल टेक्स्ट में कौन कन्वर्ट करता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कोड पहले से कोडेड है और उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा कौन? डिक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कैसे होगा? यहाँ पे देख सकते हैं, डिक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो साइफर टेक्स्ट होते हैं, मतलब कोडेड जो टेक्स्ट होते हैं, उनको प्लेन टेक्स्ट में जो कन्वर्ट किया जाता है। यह प्रक्रिया इंक्रिप्शन के विपरीत होती है। हैशिंग देखिए, यह प्रक्रिया है जिसमें किसी इनपुट को एक फिक्स साइज में परिवर्तित किया जाता है और यह आमतौर पर डाटा की सत्यता जांचने के लिए उपयोग किया जाता है और यह रिवर्सिबल नहीं होता है। सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन इंक्रिप्शन की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें प्लेन टेक्स्ट के प्रत्येक अक्षर को साइफर टेक्स्ट के दूसरे अक्षर से बदला जाता है। और इंक्रिप्शन के बारे में देख लीजिए, डिक्रिप्शन का जो उल्टा होता है वो इंक्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जो कोडेड लैंग्वेज है उसको प्लेन लैंग्वेज में बदलेगा, कोडेड मतलब जो साइफर लैंग्वेज है। और इंक्रिप्शन का क्या है? जो प्लेन टेक्स्ट है उसको जो है कोडेड लैंग्वेज में बदलेगा। तो देखिए, इंक्रिप्शन में वह प्रक्रिया है जिसमें प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है ताकि अनऑथोराइज्ड यूजर उसे समझ न सके। यहाँ पे साइफर टेक्स्ट के बारे में बताया हमने, संकेताक्षर यह वह लेख होता है जिसमें गोपनीय रखने के लिए इंक्रिप्शन की प्रक्रिया से गुजारा गया होता है। साधारण लेख क्या होता है? तो यह मूल लेख होता है जिसे संकेताक्षर लेख में बदलने से पहले पढ़ा जा सकता है। मतलब नॉर्मल टेक्स्ट को साधारण लेख बोला जाता है। जैसे कि यही पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, ये क्या है? साधारण लेख है। इसको अगर पासवर्ड लगा दीजिएगा या फिर कोड में बदल दीजिएगा तो यही कहला जाएगा इंक्रिप्शन। अगर उसी कोड लैंग्वेज को फिर नॉर्मल में बदल दीजिएगा तो डिक्रिप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से कौन सा वेब पेज वेबसाइट के पहले पेज के रूप में माना जाता है और यह वेबसाइट के अधिकांश वेब पेजों पर नेविगेशन प्रदान करता है? मतलब वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है बेसिकली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम पेज कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो किसी वेबसाइट का पहला पेज ये होम पेज ही होता है। ये यहाँ पे बता दिया है हमने। ऑनर पेज क्या होता है? वेबसाइट के मालिक से संबंधित हो सकता है ऑनर पेज, लेकिन यह वेबसाइट का मेन पेज नहीं होता है। फर्स्ट पेज क्या होता है? तो यह सामान्य शब्द है, इसे स्पष्ट रूप से वेबसाइट के मुख्य रूप से ये रिलेटेड ही नहीं है। तो ये ऑप्शन बस बनाने के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है कि स्टार्टअप पेज आमतौर पर वेब पेज ब्राउजर का वह पृष्ठ होता है जो ब्राउजर का स्टार्ट होते ही दिखाता है, लेकिन यह वेबसाइट के मुख्य पेज से रिलेटेड नहीं है। करेक्ट आंसर ये होगा होम पेज। ओके, ये भी अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 थे, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का उपयोग किया जाता है। कैसा यूज किया जाता है? जो माउस के बीच में जो बटन होते हैं, ये बटन यहाँ पे बताया जा रहा है, ये इसका यूज किया जाता है स्क्रॉलिंग के लिए। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्क्रॉलिंग का मतलब पेज को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए होता है, जिससे यूजर्स को वेब पेज, डॉक्यूमेंट या किसी अन्य सामग्री का ब्राउज कर सकते हैं। क्लिकिंग क्या होता है? माउस के बटन का उपयोग करके क्लिक किया जाता है, ये व्हील से सेलेक्ट नहीं होता है। ओके, सिलेक्टिंग के लिए भी आमतौर पर माउस के बटन या फिर कर्सर का उपयोग किया जाता है, और क्लिक ऑन वेब पेजेस के लिए सीधे माउस बटन का उपयोग किया जाता है। ये सभी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सी नेटवर्किंग श्रेणी बड़ी भौगोलिक क्षेत्र में डाटा, इमेज, ऑडियो और वीडियो जानकारी का लंबी दूरी के ट्रांसमिशन प्रदान करती है, जिसमें एक देश, महाद्वीप या यहां तक कि पूरा विश्व शामिल हो सकता है? इसे बोलते हैं वैन। ओके, ये रिलेटेड है वाइड एरिया नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
और कंप्यूटर नेटवर्क वाले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा है कि क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सभी चीज़ें हमने बताया है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है एक देश के दूसरे देश से, एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से, या फिर पूरे विश्व को एक तरह से जो है जोड़ने का काम करता है। जो इंटरनेट है ये वैन का ही एग्जाम्पल है। इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से लोग, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो है लोग कनेक्टेड होते हैं। ये वैन का ही एग्जाम्पल है इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क का। यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रकार का नेटवर्क है वैन, जो बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है। यह नेटवर्क डाटा, इमेज, ऑडियो और वीडियो की लंबी दूरी की ट्रांसमिशन की सुविधा देता है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक छोटे और स्थानीय क्षेत्र जहां एक बिल्डिंग या कैंपस को कवर करता है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क आपके आसपास की चीज़ों को, लोकल जो चीज़ें हैं, जो डिवाइसेज या फिर जो कंप्यूटर हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक शहर या मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के भीतर नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे डबल क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर आइकन। जो फॉर्मेट पेंटर का आइकन है उस पर आपको डबल क्लिक करना होगा माउस के लेफ्ट बटन से। ओके, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का हमने इमेज शायद नहीं लगाया है, देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है ओनली कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके आप एक सेल की फॉर्मेटिंग को दूसरे सेल पे लागू कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए सेल में जो भी चीज़ें आपने लिखा है, अगर सेम डिजाइन दूसरे सेल में भी कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर का जो है यूज किया जाता है। यदि आप फॉर्मेट पेंटर को एक बार क्लिक करते हैं तो आप केवल एक बार फॉर्मेटिंग को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, और फॉर्मेट पेंटर के आइकन पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो यह सक्रिय रहेगा और आप इसे कई बार विभिन्न सेल्स पर लागू कर सकते हैं। इस प्रकार उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर कंप्यूटर सिस्टम पर जासूसी करने के लिए यूज किया जाता है ताकि सभी गोपनीय और संवेदनशील जानकारी जैसे कि आपके बैंक खाते की संख्या और पासवर्ड प्राप्त हो सके? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पाईवेयर से रिलेटेड है। स्पाईवेयर के थ्रू ही जो है यहाँ पे ये मैलवेयर का प्रकार है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मैलवेयर मतलब होता है मैलिशियस और वेयर का मतलब सॉफ्टवेयर। जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उसे ही यहाँ पे मैलवेयर बोला जाता है, और इसी का एग्जांपल है स्पाईवेयर। आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो जो ये सभी आपकी चीज़ें पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, और भी अलग अलग तरह की जो इंफॉर्मेशन है स्पाईवेयर के थ्रू जो है चुराया जा सकता है। तो ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा स्पाईवेयर। यहाँ पे स्पाईवेयर देख सकते हैं एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो आपकी कंप्यूटर गतिविधियों पर निगरानी रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपके व्यक्तिगत डाटा जैसे कि बैंक खाता नंबर, पासवर्ड और अन्य जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको चुपके से एकत्र करना होता है स्पाईवेयर का। एडवेयर क्या होता है? इसका उद्देश्य विज्ञापन दिखाना होता है बेसिकली। और ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मैलवेयर है जो खुद को एक विश्वसनीय प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत करता है लेकिन आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। और एंटीवायरस क्या है? एक सुरक्षा सॉफ्टवेयर है जो मैलवेयर को रोकने और हटाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विकल्पों में से किसके तहत इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन के लिए HTML आधारित संदर्भ या कंप्यूटर के तहत एक वेब डॉक्यूमेंट को होस्टिंग करने वाले के रूप में जो है संदर्भित किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। URL के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है, और इसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि HTML आधारित जो है संदर्भ या कंप्यूटर के तहत एक वेब डॉक्यूमेंट को होस्टिंग करने वाले के रूप में किसे जो है बोला जाता है? तो URL को बोला जाता है। बेसिकली जो आप लिंक होता है उसी को URL यहाँ पे बोला जाता है। देख सकते हैं जो कुकी है उसके बारे में समझ लीजिए। कुकी एक छोटा सा डाटा फाइल होता है जो आपके वेब ब्राउजर द्वारा आपके कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है।
इसका उपयोग वेबसाइट द्वारा आपकी प्राथमिकताओं, लॉगिन जानकारी और ट्रैकिंग डाटा को याद रखने के लिए किया जाता है। यह HTML आधारित संदर्भ नहीं होता है और न ही संसाधनों को संदर्भित करता है। इसलिए यहाँ पे URL देख लीजिए, एक HTML आधारित संदर्भ होता है। इसी की इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जो इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता करता है, URL वह पता होता है जिसे आप वेब ब्राउजर में डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक URL का एग्जाम्पल है, https www.example.com। URL का उपयोग वेब पेजों, इमेज, वीडियो और अन्य इंटरनेट संसाधनों को पहचानने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। हाइपरटेक्स्ट क्या है? ऑप्शन नंबर 3 में है हाइपरटेक्स्ट, जिसमें हाइपर लिंक होते हैं जो आपको अन्य दस्तावेजों या वेब पेजेस पर ले जाते हैं। यह एक संरचना होती है जो वेब पेज को, वेब पेज का मतलब यहाँ पे वेबसाइट से है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आपस में जोड़ती है लेकिन HTML आधारित संदर्भ नहीं है। हाइपरलिंक क्या होता है? तो एक HTML टैग का उपयोग करके बनाया जाता है और यह वेब पेज या अन्य दस्तावेजों के बीच एक लिंक प्रदान करता है। जब आप एक हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। हाइपरलिंक URL का एक लिंक होता है जो एक विशिष्ट संसाधन को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो MS वर्ड में कॉपीराइट जो सिंबल होता है, ये कॉपीराइट का जो सिंबल होता है, इसको लाने के लिए कौन सा आप शॉर्टकट की यूज कीजिएगा। इसका जो शॉर्टकट की है ऑप्शन नंबर ए है, Alt + Ctrl + C यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉर्टकट की क्या है, Alt + Ctrl + C। कॉपी का Ctrl + C होता है और Ctrl Shift + C फॉर्मेट पेंटर का होता है, जो फॉर्मेट पेंटर हमने आपको पढ़ाया है। जो स्टाइल है टेक्स्ट का या फिर जो टेक्स्ट का डिजाइन है उसको कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पे आप सिंगल क्लिक करते हैं तो एक बार जो है स्टाइल कॉपी होता है। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो हमेशा के लिए कॉपी हो जाता है, कई बार इसको यूज किया जा सकता है। ओके, अब Alt + C जो है ये समान रूप से किसी विशेष कार्य के लिए निर्धारित नहीं है, तो ये ऑप्शन बनाने के लिए ओनली यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि लैन में कनेक्ट करने और लैन पर अन्य डिवाइस के एक साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ईथरनेट कार्ड का यूज किया जाता है। लैन में डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ईथरनेट कार्ड का यूज किया जाता है। ईथरनेट कार्ड ये देख लीजिए, इसमें ऐसा पोर्ट देखने को मिलता है ईथरनेट का, और ये पूरा जो डिवाइस ऐसा है इसी को ईथरनेट कार्ड बोला जाता है। ओके, एक तरह का क्या है, ये हार्डवेयर है। देखिए ईथरनेट कार्ड या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसको बोलते हैं, NIC बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को ईथरनेट लैन से कनेक्ट करने और नेटवर्क पर अन्य डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह कार्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है और एक नेटवर्क केबल के माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ता है, मतलब लैन से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का फुल फॉर्म होता है। OCR द्वारा किसी इमेज को स्कैन करने पर कैरेक्टर का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पहचानी जाती हैं। OCR जब यूज किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, गूगल का एक टूल है, देखे होंगे गूगल लेंस, उसमें भी OCR का ही यूज किया जाता है टेक्स्ट को पहचानने के लिए। उसमें क्या देखा जाता है, उसकी विशेषताएं होती है, वो शेप को रिकॉग्नाइज करता है। जो भी आप फोटो भी डालिएगा तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो फैसिलिटी है। ओके, वो क्या देखता है, शेप देखता है, शेप के थ्रू ही वो चेक कर लेता है कि ये कौन सा टेक्स्ट लिखा गया है, अल्फाबेट का या फिर न्यूमेरिक का कौन सा नंबर है, उस हिसाब से रिकॉग्नाइज करता है। करेक्ट आंसर बी होगा शेप। देखिए OCR टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से शेप को पहचानती है और यह कैरेक्टर की भौतिक आकृति और उसके आकार की पहचान करती है ताकि उसे सही ढंग से टेक्स्ट में परिवर्तित किया जा सके। OCR स्कैन किए गए इमेज में कैरेक्टर की आकृति जैसे कि अक्षरों और अंकों के विशिष्ट रूप को पहचानने और उन्हें टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया होती है। मैलवेयर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 14 में बताया गया है। मैलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है। मैलवेयर को क्यों डिजाइन किया गया है, पहला यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए डिसरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशन, दूसरा यहाँ पे
आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, संवेदनशील जानकारी है, उसको इकट्ठा करने के लिए, चुराने के लिए। और तीसरा है यहाँ पे गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, आपके जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसमें अनऑफिशियली इंटर करने के लिए, बिना किसी आपके परमिशन के उसमें इंटर करने के लिए। तो ये क्या मॉलवेयर के बारे में बोला जाए तो ये तीनों जो है ऑप्शन करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर होगा। पहला, दूसरा एंड तीसरा तीनों सही है। आपके कंप्यूटर ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, और दूसरा आपका जो फाइनेंशियल या फिर जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है या फिर अलग तरह के जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको वो चुरा सकता है। और तीसरा है आपके सिस्टम में जो है वो इंटर कर सकता है बिना आपके परमिशन के। तो तीनों ऑप्शन सही है मेलवेयर के बारे में। मेलवेयर 2 वर्ड से बना है। एमएल का मतलब यहाँ पे मेलवेयर हो गया जो प्रोग्राम आपको हानि पहुंचाती है, और वेयर का मतलब होता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर से लिया गया है, सॉफ्टवेयर। जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उसी को यहाँ पे मेलवेयर नहीं होगा, मैलिशियस होगा, मैलिशियस। जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उसी को यहाँ पे मेलवेयर बोला गया है, मतलब जो प्रोग्राम आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पे जो डिसरप्ट कंप्यूटर ऑपरेशन और ये सभी ऑप्शन है सही है, तीनों के बारे में हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेलवेयर इज ऑल्सो नोन एज, मेलवेयर को क्या बोला जाता है? तो मेलवेयर को बोला जाता है मैलिशियस, यहाँ पे सॉफ्टवेयर होना चाहिए तब पूरा बात, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता। मे भी मैलिशियस ऑप्शन में हो इसलिए हमने लिखा है। यहाँ पे मेलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस मतलब होता है हानि पहुंचाना, इसलिए यहाँ पे जो प्रोग्राम या फिर जो सॉफ्टवेयर आपको हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें बोला जाता है मैलिशियस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किस जो है शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंप्यूटर से किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? यहाँ पे किसी फाइल को अगर आप शिफ्ट के साथ में जो है डिलीट करते हैं, शिफ्ट प्रेस करने के बाद में डिलीट बटन को प्रेस करते हैं, तो वो जो फाइल है परमानेंटली डिलीट हो जाता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आप नॉर्मली किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो जाकर रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन में जो है स्टोर हो जाता है, और आफ्टर 30 दिन बाद या फिर वो आप जब डेट सेट किए होंगे उसके बाद ही वो जो रिसाइकल बिन से है डाटा जो है हटता है। लेकिन अगर जब आप शिफ्ट और डिलीट कीजिएगा, शिफ्ट के साथ में डिलीट अगर आप क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है और रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो और सभी ऑप्शन है उसका एक्सप्लेनेशन है। शिफ्ट कंट्रोल यह संयोजन कोई विशेष क्रिया के लिए नहीं है, और शिफ्ट डिलीट हमने बता दिया आपको परमानेंटली जो है डिलीट करने के लिए, और ये भी कोई कुंजी नहीं है, और ये भी इसका कोई यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है यूज नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट के रूप में उपयोग किया जाता है? किसमें? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो MS वर्ड 2016 में जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो कैलिबरी यहाँ पे होता था। अभी MS वर्ड 2016 जो है मैक्सिमम लोग यूज करते हैं और 2019 यूज करते हैं। अभी जो है 2024 जो है लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ओके, MS वर्ड 2016 में जो डिफॉल्ट फॉन्ट था कैलिबरी था। यहाँ पे डिफॉल्ट मतलब वो होता है जब आप MS वर्ड खोलिएगा तो जो पहला यहाँ पे ऑलरेडी जो फॉन्ट आता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसी के बारे में बताया जा रहा है, कैलिबरी। जब भी आप टाइप कीजिएगा कैलिबरी फॉन्ट में लिखा जाना शुरू हो जाता था 2016 वाला जो MS वर्ड था। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि उसको आप अलग अलग फॉन्ट के माध्यम से चेंज भी कर सकते हैं। ये मात्र एक डिफॉल्ट फॉन्ट का ऑप्शन था कैलिबरी। यहाँ पे वही चीज़ हमने बताया है कि डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी है। यह एक आधुनिक और पढ़ने में आसान फॉन्ट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विशेष रूप से ऑफिस 2007 के लिए डिजाइन किया था, और कैलिबरी को इसके साफ और जो रीडेबल डिजाइन है उसके लिए जाना जाता है, जो इसे डॉक्यूमेंट के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। यहाँ पे अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ओवर टाइप मोड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर MS वर्ड 2016 में जब आप एक नए अक्षरों को टाइप करते हैं और यह मौजूदा अक्षर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देते हैं तो वह ओवर टाइप मोड कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए
ये संदीप हो गया। और कर्सर यहाँ पे आपका है, MS वर्ड में कर्सर जो है जो ब्लिंक करते रहते हैं, जहाँ से लिखना शुरू होता है वो कर्सर यहाँ पे है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा वर्ड कोई लिखना है, जैसे दूसरा किसी का नाम लिखना है रंजीत, तो क्या करेगा ये कि रिप्लेस करते जाएगा ये राइट साइड के लेटर को। एस की जगह आर लिखेगा, ए की जगह यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे अलग अलग ये सभी अक्षर को रिप्लेस करते जाएगा दाईं साइड। यही यहाँ पे ओवर टाइप मोड यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि CSMA और CA में RTS का क्या फुल फॉर्म है। RTS का यहाँ पे स्टैंड्स फॉर पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट टू सेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए CSMA और CA का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म बेसिकली पूछा नहीं गया है अभी तक एग्जामिनेशन में। CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। ये यहाँ पे RTS का फुल फॉर्म पूछा गया है, रिक्वेस्ट टू सेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए रीट्रांसमिट द सिग्नल, इसका अर्थ है सिग्नल को पुनः प्रसारित करना, जो RTS का सही विस्तार नहीं है। रिक्वेस्ट टू सेंड यही RTS का जो है फुल फॉर्म है। और रिजर्व टू सेंड क्या है, इसका अर्थ है भेजने के लिए, आरक्षित करना, जो कि RTS का सही विस्तार नहीं है, ठीक है। और रिसेंड द सिग्नल, इसका अर्थ है सिग्नल को पुनः भेजना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है, 20 सीरियल वाइज ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी किसी व्यक्ति को धोखेबाज के रूप में चिन्हित करता है यदि एक ही एड्रेस पर डिलीवरी के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड द्वारा कई ऑर्डर प्लेस किया गया है। तो ये यहाँ पे पैटर्न डिटेक्शन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपके घर के एड्रेस पे या फिर किसी भी एड्रेस पे, अगर सेम एड्रेस पे आप बार बार जो है क्रेडिट कार्ड ऑर्डर करते हैं, आप, तो उसको ये डिटेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी जो है यूज किया जाता है कि कहीं फ्रॉड तरह से जो है कार्ड जो है मंगाया तो नहीं जा रहा है। उसको डिटेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज होता है पैटर्न डिटेक्शन। पैटर्न को देखा जाता है कि कब किस एड्रेस पे जो है कार्ड डिलीवर कराया जा रहा है, एक ही कंपनी द्वारा या फिर अलग अलग कंपनी द्वारा। ये टेक्नोलॉजी पैटर्न डिटेक्शन कहलाती है। देखिए यह असामान्य गतिविधियों का विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है, जैसे कि एक ही पते पर कई क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर प्लेस होना, जो संभावित धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है, इसलिए यह सही उत्तर है। यहाँ पे एक और है, जैसे क्रेडिट कार्ड तो ऑर्डर हो जाता है, या फिर क्रेडिट कार्ड से जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उन सभी चीजों को भी ये जो है एनालिसिस करता है, पैटर्न डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21 है 21 कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन का यूज करके पेज ब्रेक इंसर्ट किया जाता है। पेज ब्रेक क्या होता है समझ लीजिए पहले। देखिए पेज ब्रेक क्या होता है कि मान लीजिए आप सोचते हैं पेज, तो मान लीजिए कि आप A4 साइज पे जो है आप रूलर से सेट कर दिए हैं MS वर्ड में, लेकिन आप चाहते हैं कि आप यहाँ तक जो है पैराग्राफ आप कंप्लीट कर दिए यहीं से, और यहीं के बाद में आपको पेज चेंज करना है। तो इसके लिए आप बीच में ही पेज ब्रेक लगा सकते हैं, वहां से अगला पेज पे लिखना जो है स्टार्ट हो जाएगा, उसी को पेज ब्रेक बोला जाता है। और इसको शॉर्टकट की से जो है एक्सेस कर सकते हैं, और वो शॉर्टकट की है Ctrl+Enter। यहाँ पे देख सकते हैं Ctrl+F1 ये कॉम्बिनेशन रिबन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, Shift+Enter ये लाइन ब्रेक को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, Shift Enter। और Shift F1 जो है यह की कॉम्बिनेशन फॉर्मेटिंग टास्क पेन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और जो ऑप्शन हम लोग का D है वो करेक्ट है, Ctrl+Enter जो है पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि MS वर्ड में शॉर्टकट की Ctrl+I का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है Ctrl+I का? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए यहाँ पे Ctrl+I यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, अप्लाई इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। इटैलिक क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट को थोड़ा सा ये टिल्ट करके दिखाएगा, थोड़ा सा ये यहाँ पे एंगल चेंज कर देगा। यहाँ पे ये जैसे BSP से लिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये टिल्ट कर देगा, इससे कर देगा ऐसे। वो आप लोग बहुत लोगों को पता होगा Ctrl+I। फिर बोल्ड है तो वो थोड़ा टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, मोटा कर देगा अक्षर को। तो ये सभी चीजें होता है। यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, इटैलिक करने के लिए फॉन्ट को यहाँ पे Ctrl+I यूज किया जाता है। Ctrl+B से फॉन्ट को बोल्ड किया जाता है,
और शिफ्ट प्लस इंटर से लाइन ब्रेक जो है यूज किया जाता है। और फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का जो साइन है वो यूज किया जाता है। इसी को हम बहुत यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमें पीपीटी बनाने में। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेटवर्किंग में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। यहाँ पे नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली बात किया जा रहा है, नेटवर्किंग में प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए इसमें से कौन सा जो है चीज़ें जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेटवर्किंग में आपको आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दोनों की आवश्यकता पड़ती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए। यहाँ पे जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दोनों की आवश्यकता होती है। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर सही डिवाइस की पहचान करता है और पोर्ट नंबर उस डिवाइस पर सही एप्लीकेशन की पहचान करता है। तो दोनों का अलग अलग काम है। सही डिवाइस की पहचान करना आईपी एड्रेस की है और उस डिवाइस पर सही एप्लीकेशन की पहचान करना यहाँ पे पोर्ट नंबर की है। यहाँ पे और सभी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पोर्ट नंबर, यहाँ पे केवल पोर्ट नंबर पर्याप्त नहीं है, ओनली आईपी एड्रेस भी पर्याप्त नहीं है और नाइदर आईपी एड्रेस नॉर पोर्ट नंबर, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि बिना पोर्ट नंबर या फिर आईपी एड्रेस के यहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी संभव नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है उसमें जो वेब पेज मतलब वेबसाइट का नाम कहाँ पे प्रदर्शित होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो टाइटल बार है उसमें आपका वेबसाइट का नाम है वो दिखाता है टाइटल बार में। यहाँ पे एड्रेस बार में क्या होता है, यहाँ पे लिंक जो है यूआरएल वो दिखाता है, पेज का नाम नहीं दिखाता है। मेनू बार में यह ब्राउजर के विभिन्न मेनू विकल्पों को प्रदर्शित करता है, पेज का नाम नहीं। स्टेटस बार यह वर्तमान स्थिति जैसे पेज लोड हो रहा है, अन्य सूचनाएं दिखाता है, पेज का नाम इसमें नहीं दिखाता है। जो पेज का नाम दिखाता है ऑप्शन नंबर डी, यह वेब पेज का शीर्षक या नाम प्रदर्शित करता है टाइटल बार में। 25 देखते हैं निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लॉटर का यूज किया जाता है। बड़े बड़े जो ग्राफिक्स होते हैं, होर्डिंग्स जो होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिवाइस है प्लॉटर, जिसका यूज किया जाता है ग्राफिक्स को, बड़े बड़े पोस्टर्स को प्रिंट करने के लिए। ये इंकजेट प्रिंटर के बारे में डिटेल है। ये इंक से रिलेटेड प्रिंटर है। ओके, ये स्कैनर है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के काम आता है। ये लाइन प्रिंटर है, हाई स्पीड से तथा बड़े मात्रा में टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। और प्लॉटर के बारे में हमने बता दिया, ये बड़े बड़े जो है ड्राइंग कॉम्प्लेक्स या फिर लाइन आर्ट या फिर जो होर्डिंग्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये प्लॉटर हो गया। दूसरा यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर है, ये देखा होंगे आप, ये कैनन कंपनी का है। अलग अलग कंपनी का ये प्रिंटर आते हैं। ओके, 3 कलर का यहाँ पे इंक यूज किया जाता है। स्कैनर देख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और इसे मैन इन द मिडिल को संचालित करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे अगर 2 डिवाइस है या फिर 2 पर्सन है, यहाँ पे पर्सन नंबर 1 है, पर्सन नंबर 2 है, इनके बीच में अगर स्पाईवेयर के थ्रू जो है कम्युनिकेशन को बाधित करके थर्ड पर्सन को जो है इंफॉर्मेशन जो है भेजा जा सकता है, या फिर थर्ड पर्सन जैसे कि हैकर वगैरह इस इंफॉर्मेशन को जो है चुरा सकते हैं, बीच में ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो इसे स्पाईवेयर के थ्रू जो है पॉसिबल बनाया जाता है। स्पाईवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो कंप्यूटर में जानकारी को एकत्र करता है और इसे किसी तीसरी पक्ष को, थर्ड पार्टी को भेजता है। यह अक्सर बिना यूजर्स की जानकारी या सहमति के सिस्टम में इंस्टॉल होता है और जो आपका संवेदनशील जानकारी है जैसे कि पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन उनको चुराता है। यहाँ पे और भी जो ऑप्शन है फोर्क बम ऑप्शन में है। फोर्क बम क्या है? एक प्रकार का डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है जो सिस्टम के संसाधनों को खत्म करने के लिए बड़ी संख्या में प्रक्रियाएं बनाता है जिससे सिस्टम हैंग या क्रैश हो सकता है। बूट सेक्टर वायरस क्या है? तो बूट सेक्टर वायरस एक प्रकार का वायरस है जो कंप्यूटर के बट सेक्टर को
बूट सेक्टर को संक्रमित करता है, जिससे सिस्टम बूट प्रक्रिया प्रभावित होती है और कंप्यूटर को शुरू होने में समस्याएं हो सकती है। एक होता है मेमोरी रेसिडेंट वायरस। मेमोरी रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है और सिस्टम चलने के दौरान बना रहता है। वह वायरस अन्य प्रोग्राम को संक्रमित कर सकता है जो मेमोरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये 26 क्वेश्चन नंबर है, इसका नंबर हमने नहीं डाला है। जो QWERTY कीबोर्ड होता है वो किसे संदर्भित करता है? जो यहाँ पे कीबोर्ड नहीं लिखा है, जिसके लिए ओनली लिखा है कि QWERTY किसे संदर्भित करता है। देखिए QWERTY ये एक प्रकार के कीबोर्ड का स्टाइल है जो कि अभी स्टैंडर्ड स्टाइल माना जाता है। 99% इसी कीबोर्ड का यूज होता है यहाँ पे QWERTY कीबोर्ड का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर, अरेंजमेंट ऑफ की, यहाँ पे यही होगा ऑप्शन नंबर बी, अरेंजमेंट ऑफ कीज ऑन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश कंप्यूटर कीबोर्ड और टाइपराइटर। तो ये की का अरेंजमेंट है किसी स्टैंडर्ड इंग्लिश कंप्यूटर के कीबोर्ड या फिर टाइपराइटर पे। यहाँ पे ये QWERTY कीबोर्ड है, यही आप लोग भी यूज करते होंगे, देखा होंगे आप सिस्टम में या कंप्यूटर में। QWERTY कीबोर्ड है। यहाँ पे अब 27 है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज और ग्राफिक्स जो समाधान है MS वर्ड 2016 में उपलब्ध है। इमेज या फिर ग्राफिक्स जो सोल्यूशन है कौन सा है MS वर्ड में, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लिप आर्ट 2000 जो MS वर्ड 2016 है उसमें क्लिप आर्ट फंक्शन है या फिर था। ओके, क्लिप आर्ट एक प्रकार की पुनर्निर्मित ग्राफिक्स होती है जिसे आप अपने दस्तावेज में आसानी से जोड़ सकते हैं। MS वर्ड 16 में एक बड़ी क्लिप आर्ट लाइब्रेरी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की छवियां, साइजेज और डिजाइन शामिल होते हैं। ड्रॉप कैप क्या है? पहले पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा और सजाया हुआ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ड्रॉप कैप का। हार्ड डिस्क क्या है? तो यह भौतिक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा संग्रहण के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क के बारे में हमने पढ़ा है, स्टोरेज डिवाइस है, ये डाटा को स्टोर करता है। अभी जो है SSD सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वर्ड आर्ट क्या है? तो टेक्स्ट को आकर्षक और रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए यूज किया जाता है वर्ड आर्ट का। यहाँ पे क्लिप आर्ट 2016 MS वर्ड 2016 है, उसमें देख सकते हैं क्लिप आर्ट का फंक्शन ये है। इंसर्ट वाले टैब में क्लिप आर्ट आपको देखने को मिल जाएगा 2016 वाले जो MS वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि चिट्ठी विवरणी का शिक्षण गतिविधियां, परीक्षा प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क और असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। इसके लिए आप बेसिक सी बात है कि आप MS वर्ड जो है सॉफ्टवेयर उसका यूज कीजिएगा किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इन सबसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है MS वर्ड में आसानी से इजीली बन पाएगा। यहाँ पे MS वर्ड के बारे में हमने आपको बता दिया। और MS पेंट में एक बहुत ही बुनियादी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चित्रों को बनाने या फिर एडिट करने के लिए किया जाता है। कहीं भी आप कंप्यूटर क्लास जो है आप ज्वाइन कीजिएगा तो सबसे पहले आपको पेंट जो सॉफ्टवेयर उसमें सिखाया जाता है, कंप्यूटर को चलाना, माउस पकड़ना, ये सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें सिखाया जाता है। MS एक्सेस क्या है? तो ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DMS है। इसका उपयोग डाटा को स्टोर करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। कैलकुलेटर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा गेटवे पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक मध्यवर्ती समाधान है, इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है। किसके बीच में? तो पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच में। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटफुल फायरवॉल, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्या होता है देख लीजिए। स्टेटफुल फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक के कनेक्शन की स्थिति की निगरानी करती है। यह प्रत्येक कनेक्शन की स्थिति को ट्रैक करती है और उसके आधार पर निर्णय लेती है कि ट्रैफिक को अनुमति दिया जाए या फिर नहीं। यह पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है क्योंकि यह कनेक्शन की स्थिति पर आधारित होती है जो इसे पैकेट फिल्टर से अधिक सुरक्षित बनाती है और एप्लीकेशन गेटवे से कम कॉम्प्लेक्स या फिर जटिल बनाती है। पैकेट फिल्टर यहाँ पे देख सकते हैं, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल केवल पैकेट के हेडर को दिखाती है और उसे परमिशन देने या फिर अस्वीकार करने का निर्णय लेती है। यह सबसे सरल प्रकार की फायरवॉल होती है जो बिना कनेक्शन की स्थिति को ध्यान में रखे पैकेट के आधार पर निर्णय लेती है। ऑप्शन नंबर सी में है सर्किट लेवल, इसे भी समझ लीजिए। सर्किट लेवल गेटवे ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। यह दो नेटवर्क के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और ट्रैफिक को उस कनेक्शन के आधार पर परमिशन देता है या फिर उसे रोकता है।
यह पैकेट की सामग्री को नहीं दिखाता बल्कि कनेक्शन की स्थिति की निगरानी करता है। यह समाधान पैकेट फिल्टर से अधिक सुरक्षित और एप्लीकेशन गेटवे से कम जटिल होता है, इसलिए यह सही उत्तर है। यहाँ पे ये सही उत्तर नहीं है, वो सही उत्तर यहाँ पे ये था ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो सर्किट लेवल है ये सही उत्तर नहीं है, इसे काट दीजिए इस लाइन को। और स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है? स्टेटलेस फायरवॉल भी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की तरह काम करती है। यह प्रत्येक पैकेट को स्वतंत्र रूप से मानती है और ट्रैफिक की स्थिति की निगरानी नहीं करती है। ये तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित संदेश में से कौन सा संदेश एक DHCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है जब यह नेटवर्क से जुड़ने का पहला प्रयास करता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, DHCP डिस्कवर हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं जब एक DHCP क्लाइंट पहली बार नेटवर्क से जुड़ने का प्रयास करता है तो वह DHCP डिस्कवर संदेश प्राप्त करता है। यहाँ पे DHCP का स्टैंड फॉर देख लीजिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पे DHCP में जो पर्पज है यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क डिवाइसेस को स्वचालित रूप से IP एड्रेस और अन्य नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर असाइन करने की परमिशन देता है, जिससे उन्हें नेटवर्क पर संचार करने में मदद मिलती है। ये कैसे काम करता है? तो जब कोई डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन या प्रिंटर नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो DHCP सर्वर उस डिवाइस को एक IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और DNS सर्वर की जानकारी प्रदान करता है। इसका लाभ क्या है? तो DHCP नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के सरल बनाता है, IP एड्रेस के मैनुअल असाइनमेंट को समाप्त करता है और यह सुनिश्चित करता है कि IP एड्रेस एफिशिएंटली कॉन्फ्लिक्ट फ्री तरीके से वितरित किया जाए। इस प्रकार DHCP नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को स्वचालित और आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। कंप्यूटर डिस्प्ले को इस नाम से भी जाना जाता है, VD और T के नाम से। कंप्यूटर डिस्प्ले को वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी बोला जाता है, VDT बोला जाता है। देखिए कंप्यूटर डिस्प्ले को VDT बोला जाता है। यह एक समान और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द है, खासकर पुराने कंप्यूटर सिस्टम में VDT यूज किया जाता था। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा IO डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? ब्लॉक डिवाइस का एग्जांपल यहाँ पे पूछा गया है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो टेप ड्राइव है वो ब्लॉक डिवाइस का एग्जांपल है। और भी जो ब्लॉक जो डिवाइसेज है उनका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, HSD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, ऑप्टिकल ड्राइव्स, SD कार्ड, USB फ्लैश ड्राइव और नेटवर्क अटैच्ड जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो सभी एग्जाम्पल होते हैं ब्लॉक डिवाइस का। देखिए टेप ड्राइव कैसे काम करता है? तो टेप ड्राइव एक ब्लॉक डिवाइस है क्योंकि यह डाटा को फिक्स्ड साइज ब्लॉक में पढ़ता है और लिखता है, मतलब रीड करता है और राइट करता है। तो ब्लॉक डिवाइस इसी का ये मतलब जो फिक्स साइज ब्लॉक्स में डाटा को रीड करता है और राइट करता है उन्हें ब्लॉक डिवाइस बोला जाता है। उदाहरण, डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए टेप का उपयोग किया जाता है और यह ब्लॉक्स में डाटा को प्रोसेस करता है, इसलिए ब्लॉक डिवाइस है। ये सभी एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है? तो फोटोकॉपियर मशीन जो फोटोकॉपी मशीन होता है उसकी तरह दिखने वाला स्कैनर कौन सा है? तो वो फ्लैट बेड जो स्कैनर आता है वो देखने में फोटोकॉपी मशीन जैसा दिखता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दस्तावेज या छवि को ग्लास प्लेट पर रखा जाता है और ढक्कन बंद करके स्कैन किया जाता है। यह स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है। यही है फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर का ये टाइप है। ये क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि एक्सेल का मोड क्या है? MS एक्सेल का मोड क्या है अगर इसे एक्सेल 97 के साथ साथ एक्सेल 2003 में भी खोला जा सकता है? तो ये बोला जाएगा कंपैटिबिलिटी मोड, मतलब सिस्टम के साथ में कंपैटिबल हैं। कंपैटिबल मतलब 2003 वाले एक्सेल में जो चीज़ें जो फंक्शन आप यूज कर सकते हैं वो फंक्शन 97 वाला जो एक्सेल है MS वर्ड का उसमें यूज कर सकते हैं। तो वैसे फंक्शन या फिर वैसे ऑप्शंस जो 97 और 2003 दोनों में यूज किए जा सकते हैं उन्हें बोला जाएगा कि कंपैटिबल, जो कंपैटिबिलिटी मोड है उसमें जो है खोला जा रहा है विंडो जो ऑप्शन है उसको।
देखिए, जब आप एक्सेल वर्कबुक को एक्सेल 97 या 2003 में भी खोल सकते हैं, इसका मतलब है कि वर्कबुक कंपैटिबिलिटी मोड में सेव की गई है। कंपैटिबिलिटी मोड क्या है? तो एक ऐसा मोड होता है जो एक्सेल में नई सुविधाओं को अस्थायी रूप से बंद कर देता है ताकि वर्कबुक को पुराने वर्जन के एक्सेल में भी खोला जा सके। जब आप एक नए वर्जन के एक्सेल में एक पुराने वर्जन की वर्कबुक खोलते हैं तो यह स्वचालित रूप से कंपैटिबिलिटी मोड में खुल जाती है। इस मोड में आप नए वर्जन की सभी सुविधाएं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 34 था। यहाँ पे ये जो है चीज़ें आपका कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन 34 ही नहीं बल्कि ये 35 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन का नंबर जो है बीच में हमने मिस्टेक से छोड़ दिया था, इसलिए ये आपको 34 दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का पेपर हमने शामिल किया है जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।